हाय दोस्तों आज हम सीटेट का 2016 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ओनली सीडीपी करेंगे, हम 30 क्वेश्चन करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से असेसमेंट फॉर लर्निंग का बेस्ट कौन बता रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो पहले तो ये पता होना चाहिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है। ये वाला असेसमेंट फॉर लर्निंग है क्या चीज़। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब कोई स्टोरी पढ़ा रहा है मान लो टीचर, तो उस स्टोरी को पढ़ाने के दौरान ही बीच में बच्चों से कुछ स्टोरी के ही कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। ठीक है, उसको जैसे ताकि उसको बच्चों का अटेंशन का पता लगे कि बच्चे सुन भी रहे हैं ढंग से कि नहीं, कहीं और ध्यान तो नहीं है। इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो याद रखना असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है किसी भी पार्ट को पढ़ाने के दौरान जब सवाल पूछे जाते हैं उसे फॉर लर्निंग बोलते हैं। और एक और होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है एक। उसमें क्या होता है, पढ़ाने के बाद जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेते हैं उसके बाद जब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नहीं बाद में, लेकिन अभी हम फॉर लर्निंग का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है द टीचर असेस द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड रिस्पॉन्सेज। तो पहले ही टीचर कंपेयर करने लग जाता है, तो पढ़ाने के दौरान ही कोई कंपेयरिंग नहीं होता। तो पहला वाला कंपेयरिंग वर्ड दिख रहा है, इससे आइडिया लगा लेना ये नहीं हो सकता। जब भी कोई ऐसा वर्ड आए ना, कंपेयरिंग, नेगेटिव कोई वर्ड आए, तो वो आंसर नहीं होगा। ये कुछ ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं है। नेक्स्ट है द टीचर एसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट बिसाइड फोकसिंग ऑन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो टीचर देख रहा है उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो समझ भी रहे हैं कि नहीं, ये हो सकता है। चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं। द टीचर असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। भाई टीचर जो है उनकी देख रहा है कि किताब में जो टेक्स्ट बुक में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन को जांच रहा है। तो अभी तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो पहले से कैसे जांच रहा है, ये नहीं हो सकता। लास्ट है द टीचर असेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन ऑफ अदर। तो टीचर जो है बच्चों का कंपैरिजन देख रहा है कि दूसरे बच्चों से वो बच्चा कैसे कर रहा है। कंपेयरिंग, अब ये कंपैरिजन भी याद रखना, ऐसे वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं, ऐसे वर्ड को पहले ही आउट कर दो। तो ये तो पहले पता लग गया आपको, ये 1 और 4 ये तो हो ही नहीं सकते। अब 2 में यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड वाला देखते हैं। द टीचर असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इट। तो टीचर जो है टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन जांच रहा है। तो कभी भी टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन भी नहीं जांची जाती, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर सेकंड वाला हो सकता है। ठीक है, सेकंड है इसका आंसर। ओके, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या होती है? तो बाल केंद्रित पेडागोजी की बात कर रहा है। अच्छा, तो बाल केंद्रित क्या होता है? इसमें चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है जहाँ पूरा फोकस बच्चे पे किया जाता है, स्टूडेंट पे होता है पूरा फोकस। ठीक है, यहाँ टीचर के ज़्यादा रोल नहीं होता। यानी जैसे खेल खेल में बच्चों को हर चीज़ सिखाना, सारे काम लगभग बच्चों से करवाना, इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर, बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो इसके आंसर देखते हैं कि गिवन प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। तो पहले लिखा है कि बच्चे के जो एक्सपीरियंस है, उसके एक्सपीरियंस और उनकी वॉइसेस, जो बच्चों के एक्सपीरियंस, उनको बोल चाल में उनको प्रोत्साहन देना इस टाइप से। तो ये हो सकता है आंसर। दूसरा है द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रन व्हाट शुड बी डन। टीचर बता रहा है बच्चों को कि क्या करना चाहिए। ठीक है, डिक्टेटिंग करना यानी जो जो गाइड करेगा बच्चे वो करेंगे। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया डिक्टेटिंग वाला, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। बच्चों को बताना कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बच्चों को बताना। पहले से नहीं बताया जाता बच्चों को कुछ भी चीज़ ना, ये भी नहीं है। द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन क्लासरूम। टीचर जो है सारी लर्निंग खुद ही करा रहा है, खुद ही समझा रहा है, तो बच्चे क्या समझेंगे। तो मतलब चाइल्ड सेंटर में क्या है कि बच्चे खुद करके सीखेंगे। ठीक है, टीचर का ज़्यादा रोल नहीं है, खुद करके सीखेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाले का
बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, यानी बच्चों को एक्सपीरियंस के द्वारा खुद ही सीखने का मौका देना, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। बच्चे करके बोल के खुद सीखेंगे ना, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड वॉइसेस, खुद बोल के खुद करके कुछ सीखेंगे, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। ओके, थर्ड पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वायोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड देयर करेक्टली। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कि जो चार स्टेटमेंट, चार नीचे दिए हुए आंसर, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट में पियाजे और वायोस्की की जो भाषा के बारे में उन्होंने कहा है, उनके कौन से विचार इसमें सही बैठ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वायोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड देयर एंड थॉट करेक्टली। क्या क्या कहा था पियाजे और वायोस्की ने, अब ये बताता हूँ। बहुत ही अच्छी ईजी चीज़ है ये। पहला है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट्स इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वायोस्की लैंग्वेज हैज़ प्रोफाउंडेड अफेक्ट ऑन थॉट। तो पियाजे ने कहा था इसके अनुसार कि सबसे पहले बच्चे के दिमाग में थॉट यानी विचार आते हैं। ठीक है, पहले विचार आते हैं बच्चे के। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो पहले बोलता नहीं है, तो पहले सोचता है बच्चा। जब वो पहले सोचता है, सोचने के बाद वो भाषा सीखता है और बोलता है। लेकिन वायोस्की ने क्या कहा था कि बच्चा पहले भाषा सीखता है और फिर बोलता है, यानी कि पहले उसे लैंग्वेज आती है एंड फिर बोलता है। और तो इसका आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए, बाकी के पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और बार सुन लो, पियाजे ने क्या कहा था कि पहले बच्चे के विचार आते हैं, थॉट इमर्ज फर्स्ट। पियाजे की थॉट है, पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आते हैं, बच्चा पहले यानी कि विचार करता है, सोचता है, और फिर भाषा आती है। लेकिन वायोस्की ने क्या कहा था कि भाई पहले भाषा आती है और उसके बाद इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद कुछ विचार बच्चा व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, पियाजे और वायोस्की में कंपैरिजन भी पूछा जाता है। इसके बाद हम चौथे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है कि वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गुइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप द ग्रैंड मदर सेज, यानी कि वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंड मदर है यानी एक दादी जी हैं, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को, अपनी पोती को देखा कि वह उसकी पोती अपने पिता के साथ आर्ग्यू कर रही थी, कुछ बात वो कर रही थी, कुछ आर्ग्यू कर रही थी। ठीक है, वाई कांट यू बी ओबेड लाइक अ गुड गर्ल। तो उसके पिताजी कहते हैं उस बच्ची को कि तुम अच्छी बच्चियों की तरह बातचीत क्यों नहीं करती, कि कहना क्यों नहीं मानते। जैसे हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को कि अच्छे बच्चों की तरह कहना मानना चाहिए, तो वैसे ही वो पिता अपनी बेटी को डांटता है और कहता है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह बात क्यों नहीं मानते। हु विल मैरी यू, तुमसे शादी कौन करेगा। ठीक है, इफ़ यू बिहेव लाइक ए बॉय, अगर तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। और ये सारी बातें कौन सुन रही है, उसकी दादी सुन रही है जो सामने बैठी हुई है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है कि दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैंने आपके स्टेटमेंट सुनाई, इससे क्या समझ में आता है, एक बार दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कि एक पिता अपनी बेटी को डांट रहा है और वो उसे कह रहा है कि तुम अच्छी बच्चियों की तरह बात क्यों नहीं मानती हो औरों की तरह, और अगर तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। और ये सारी बातें कौन सुन रहा है, उसके सामने बैठी हुई उस बच्ची की दादी जी ये बातें सुन रही हैं। तो ये जो वाक्य मैंने बोला, इससे चार यहाँ पे ये दे रखे हैं आंसर्स, कौन सा करेक्ट बैठ रहा है ये आपको आइडिया लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहला है जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ गर्ल एंड बॉय। जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है यहाँ पे, भेदभाव। ठीक है, जेंडर भेदभाव, लिंग भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। इस छोटी सी जो मैंने सुना है आपको स्टैंजा, इससे ये पता लगता है। दूसरा है जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी कि जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी लड़का लड़की के बारे में बात हो रही है, मतलब लड़के के बारे में अलग बात हो रही है, लड़की के बारे में अलग हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें मिक्स हुआ ना। इसमें क्या हुआ कि उसने बोला कि अगर तुम लड़के की तरह बिहेव करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। अगला है इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गर्ल, लड़की का इम्प्रॉपर
जेंडर आइडेंटिफिकेशन हुआ, यानी लड़की को उसने लड़का बोल दिया, लेकिन ऐसा बोला नहीं उसने एक एग्जाम्पल दिया, डायरेक्ट नहीं बोला। इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन तब होता है जब हम ये कब होता है, जब कोई लड़की बोल रही होती है मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज़ इन चाइल्ड रेयरिंग। फैमिली वालों को बच्चे के बारे में डिफ़िकल्टी आती है, लड़के की जगह लड़की बोलते हैं, लड़की की मतलब सही प्रोनाउन नहीं करते गर्ल वाले। जैसे आजकल माता पिता अपनी लड़की को भी बोलते हैं कि क्या खा रहा है, इधर आ, लड़कों जैसा व्यवहार करते हैं, तो वो नहीं, तो ऐसा भी नहीं हुआ है इस सिचुएशन में क्या हुआ है, फर्स्ट वाली आंसर सही बैठ रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी लड़के को लड़की की तरह स्टीरियोटाइप करके बता दिया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। तो असेसमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी आकलन के बारे में। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। अब आकलन करता है ना टीचर, जज करता है बच्चों को, आकलन करना, तुलना करना। ठीक है, तुलना भी नहीं बोलते हैं आकलन को, मतलब उसको देखता है कि भाई इसमें क्या कमी रह गई है, उस हिसाब से टीचर फिर प्लानिंग करता है, हर बच्चे का आकलन किया जाता है असेसमेंट। तो आगे अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आकलन के बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ सही है। कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली है assessment should help student seeing their strength and gaps and help the teacher fine tune her teaching। तो ये तो पहला वाला ही सही निकल रहा है कि assessment should help student seeing their strength। assessment से बच्चों की strength के बारे में पता चलता है, ठीक है, and gaps, और कमियों के बारे में पता है, strength and gaps कि क्या कमी रह गई है बच्चे में, ठीक है, क्या उसमें योग्यता है, किस चीज़ में अच्छा कर रहा है, किस चीज़ में कम है। जैसे सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो किन किन सब्जेक्टों में अच्छा है, किन किन में कमज़ोर है। और उससे क्या होगा, हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से टीचर फिर फोकस करेगी और पढ़ाई शुरू करेगी। मान लो कोई बच्चा है वो मैथ्स में कमज़ोर है, तो टीचर मैथ्स में ज़्यादा फोकस करेगी। ठीक है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर है तो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करेगी। ठीक है, तो ये वाला तो सही निकला इसका। नेक्स्ट है असेसमेंट इज़ मीनिंगफुल ओनली इफ़ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। तो ये कंपैरेटिव, कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड देखते ही अगले में बढ़ जाओ, यानी ये नहीं हो सकता आंसर। ये ऐसे वर्ड मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब सीटेट का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो यही वर्ड आपको बचाएंगे। ये आपका टाइम कंज्यूम कराते हैं, ऐसे वर्ड समझ में नहीं आता, ऐसे वर्ड देखते ही नेगेटिव वर्ड्स बोला जाता है, ये आंसर कभी भी नहीं होंगे सीटेट के ऐसे वाले। ठीक है, तो ये याद रखना मेरी बातें, कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऐसे वर्ड देखते ही अलग हो जाना। कंपैरिजन, किसी चीज़ की तुलना करना, कोई नेगेटिव वर्ड डाल देना, वो आंसर नहीं होता है हमेशा। टीचिंग में यही, साइकोलॉजी में यही चलता है, पेडालॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट, तो बी वाला नहीं है आंसर। असेसमेंट शुड असेस ओनली नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द। तो असेसमेंट सिर्फ मेमोरी से ही नहीं होता कि बच्चे को कितना मेमोरी नहीं जांची जाती, बल्कि और जांचा जाता है अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन, कि बच्चे की समझ कितनी बड़ी है। वैसे तो ये भी सही है, ये भी ठीक निकल रहा है इसका आंसर, ये भी ठीक। डी देखते हैं, डी ऊपर है, ये देखिए, असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ़ इट डज़ नॉट इंक्लूड फेयर एंड। अब ये डर और एनजाइटी, ये तो साफ कह रहा है कि तब तक असेसमेंट नहीं हो सकता जब तक बच्चे के अंदर डर ना हो, एनजाइटी ना हो। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई, ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें दे रखा है ए बी, बी सी, बी डी और ए सी, कौन सा आंसर होगा। हमारा निकल गए थे आंसर इसमें क्या निकले थे, ए और सी। तो ए और सी कहाँ है, ये है 4th वाला, इसको आप सही कर लेंगे, ये है आंसर इसका। ठीक है, बढ़ते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन पे। तो 6th का है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। तो राइट टू एजुकेशन 2009 के हिसाब से, अच्छा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंस, जो पिछली बार आया था एग्ज़ाम में, ये राइट टू एजुकेशन तो एक है स्पेशल, जो स्पेशल क्या था, राइट, मैं मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊँगा। 2016 का है, हैंडीकैप्स जो होते हैं,
है ना। जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, उनके लिए 2016 में आया था ये। अलग से उनके लिए कुछ नियम बने गए हैं जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में थोड़ा, ठीक है। लेकिन अभी ये याद रखना, RTE 2009 विच स्पेशल नीड शुड स्टडी। तो इसमें पूछ रहा है 2009 में जो राइट टू एजुकेशन निकला था चिल्ड्रंस के लिए, विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। तो क्या स्टडी करना चाहिए स्पेशल नीड वाले बच्चों को, ठीक है। स्पेशल नीड वाले बच्चे अलग होते हैं, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा मतलब जैसे स्पेशल नीड को आप ये भी समझ सकते हैं, जो क्या बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, विकलांग या इस टाइप के बच्चे, उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला है कि इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम। उनके लिए स्पेशल स्कूल खोलना चाहिए। मान लो कोई बच्चा विकलांग है, उसके लिए स्पेशल स्कूल, सामान्य बच्चों के साथ ना पढ़ाया जाए उसको, तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा है एट होम विथ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स गिविंग नेसेसरी सपोर्ट। घर में ही पढ़ाओ, पेरेंट्स पढ़ाएंगे और वही देखभाल करेंगे उनकी, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है इकट्ठे, चाहे बच्चा कैसा भी हो, सबको इकट्ठे एक ही माहौल में पढ़ाया जाए। वो कैसा भी है, चाहे वो देखने में कमज़ोर है, कोई विकलांग होगा, कोई कैसा होगा, वो स्वस्थ बच्चे होंगे, कैसे भी होंगे, सबको इकट्ठे। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। हमेशा ऐसे पॉजिटिव वर्ड भी ढूंढते रहो। इंक्लूसिव एजुकेशन का बार बार इस्तेमाल होगा, और जहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा कुछ वर्ड मिल जाएगा तो 90% चांस है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। पर अगला भी पढ़ लेते हैं हम। इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड कंपेयर देम फॉर लाइफ। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाए, आम बच्चों के साथ नहीं, तो ये भी नहीं है इसका आंसर। तो इसका आंसर नेचुरली थर्ड वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सबको इकट्ठा, जिसमें इंक्लूसिव समावेशी करके बढ़ाना, इकट्ठे पढ़ाना, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यही है इसका आंसर, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एन इफेक्टिव टीचिंग इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। अभी देखो स्कूल में अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं ना, यानी कोई कैसी फैमिली से आता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम, कोई गाँव से है, कोई शहर से, ऐसे बच्चे आते हैं, है ना। कोई गाँव से पढ़ा हुआ है, कोई बीच में पढ़ाई छोड़ के आ रखा है, तो अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन इफेक्टिव टीचिंग, अगर अच्छे से पढ़ाना है, इफेक्टिव टीचिंग करानी है क्लासरूम में, अच्छे से पढ़ाई करने, वेयर स्टूडेंट्स केम फ्रॉम, जिस मतलब एक जगह जहाँ अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन कक्षा में जो बच्चे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, तो क्या होना चाहिए। इन चारों में से तर्क कौन सा सही है वो बताएंगे। पहला है फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप। तो क्या है कि भाई बच्चे जब अलग अलग भाषाओं के हैं तो फोकस करना चाहिए कल्चरल नॉलेज, कि भाई उनको अपनी कल्चर की कितनी नॉलेज है, टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस, ताकि उनमें डिफरेंस क्या है ये पता लग जाए उनके ग्रुप्स का। तो पहली चीज़ तो ये है। मान लो कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई कुछ है, उनके कल्चर के बारे में पहले पूछो, देखो कि उनको भाई उनको भाषा ढंग से आ रही है कि नहीं आ रही, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से फिर पता लगाया जाए। तो पहला तो ये बात बोल रहा है। अगला देखते हैं, पूछ स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड। अब ये तो पहले ही है, वर्क हार्ड, बच्चों को हार्ड वर्क के लिए बोलो, ये नेगेटिव वर्ड आ गया है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। पर देख लेते हैं ये बोल क्या रहा है कि पूछ स्टूडेंट टू डिप्राइव बैकग्राउंड टू, जो बच्चे कमज़ोर घरों से आते हैं उनको बोला जाए कि और मेहनत करो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बच्चों को नहीं बोलना है कि और मेहनत करो, क्योंकि तुम गरीब घर से आ रहे हो या कमज़ोर वर्ग से हो तो और मेहनत करो, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले को मैं काट रहा हूँ। थर्ड है इग्नोर कल्चरल नॉलेज एंड ट्रीट ऑल स्टूडेंट इन यूनिफॉर्म। भाई उनकी कल्चरल नॉलेज को इग्नोर कर दो, ठीक है। कि कोई बच्चा अपने कल्चर की क्या नॉलेज लेता है, कोई कल्चरल नॉलेज में हिंदू भी आ सकता है, हिंदुज़म की क्या नॉलेज है, ये भी तो एक कल्चर ही हो गया। या अपने उनकी नॉलेज को छोड़ दो और सबको क्या करो, एक जैसा ट्रीट करो और यूनिफॉर्म मैनर से पढ़ाओ उनको। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल्चरल नॉलेज को आप कभी भी नहीं, कल्चर लेके चलना पड़ता है ना हमें। स्कूल में प्रार्थना क्यों होती है फिर अगर कल्चर को छोड़ दिया जाए तो,
है ना। ये भी तो हमारा कल्चर है, राष्ट्रगान हो रहा है, वो मतलब कल्चरल चीज़ें करानी पड़ती हैं, स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम्स कराने पड़ते हैं, कल्चर का पता लगता है इससे, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद दोज ऑफ द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू पुट इट, यानी अमीर बच्चे को अमीर के साथ बैठा दो, गरीब को गरीब के साथ बैठा दो और ऐसी पढ़ाई चलती रहे, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, सिंपल सा है, फर्स्ट इसका आंसर आ गया। ये मैंने एलिमिनेशन किया है, मैंने कुछ नहीं किया एलिमिनेशन, इसी को मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि एलिमिनेशन करना सीख गए तो अगर आंसर नहीं भी आता होगा फिर भी आंसर सही होगा आपका। ऐसे सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देख लेना। ठीक है, सिर्फ आंसर ही आंसर करना नहीं आना चाहिए, एलिमिनेशन करना भी आना चाहिए आपको। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है ये। ठीक है, चलिए देखिए, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं ये वाले, और इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बता रखा है, आपको मैच करने हैं ये कौन सा किसके साथ सही से मैच हो रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रॉक्सिमोडियल ट्रेंड। ठीक है, वैसे तो अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ, और जब हम मैच करेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे ये मैं बता क्या रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रॉक्सिमोडियल ट्रेंड होता क्या है, देखिए प्रॉक्सिमोडियल ट्रेंड है, इसका आंसर है 5th वाला, यानी ये वाला इसका आंसर है, प्रोग्रेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रॉक्सिमोडियल का मतलब है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडियल। ठीक है, कोई बच्चा कोई सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने को प्रॉक्सिमोडियल कहते हैं। प्रॉक्सिमोडियल सिंपल से कॉम्प्लेक्स, पहले धीरे धीरे बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ अंग पे धीरे धीरे काबू पाते हैं और आगे फिर पूरी बॉडी पे काबू हो जाता है, उसको प्रॉक्सिमोडियल कहते हैं। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में और भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहले आंसर देख लो आप, सेफाकॉर्डल ट्रेंड। इस सेफाकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो, सेफाकॉर्डल का है हेड टू टो। सबसे पहले हेड यानी ऊपर आपके सर से लेके फिर ऊपर, सबसे पहले दिमाग, जो छोटा बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका दिमाग का काम में सबसे पहले कंट्रोल आता है, सोचता है सबसे पहले, तो दिमाग पे कंट्रोल आने के बाद धीरे धीरे जो शक्ति होती है उसके शरीर की वो नीचे जाती है, और लास्ट में उसके टोज यानी पैर के जो टोज हैं यहाँ तक, तो लास्ट में वो उनको हिलाना सीखता है, उसे बोलते हैं सेफाकॉर्डल। सेफाकॉर्डल का मतलब है पहले, सबसे पहले बच्चा जो है उसका कंट्रोल किस पे आएगा, दिमाग, मस्तिष्क में आएगा, मस्तिष्क की जो नसें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल धीरे धीरे आएगा, नीचे आएगा, हाथ पैर ये वो, लास्ट में पैरों पे पहुंचेगा। तो सर से पैरों की तरफ जा रही है शक्ति, इसको बोलते हैं सेफाकॉर्डल ट्रेंड। ओके, सी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप डिफरेंट एंड। ये देखिए इसका आंसर है फर्स्ट वाला, डिफरेंट इंटर इंडिविजुअल यानी अलग अलग बच्चों में, हर बच्चे में अलग अलग क्षमता होती है ना, कोई बच्चा तेज होता है, कोई थोड़ा धीमा होता है, कोई बिल्कुल ही धीमा होता है, तो इसी को बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल, हर बच्चे में अलग अलग बच्चों में अलग अलग क्षमताएं। और लास्ट वाला भी समझ में आ जाएगा, इंट्रा इंडिविजुअल, या सिंगल बच्चे की बात हो रही है, इंट्रा इंडिविजुअल, इसका आंसर ये है थर्ड। इन अ सिंगल चाइल्ड, इंट्रा का मतलब एक बच्चे में से, एक बच्चे में, और इंटर यानी दो बच्चे, अलग अलग बच्चों में, 2, 3, 4 कुछ भी होते हैं, तो एक बच्चे। इन ए सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर। एक सिंगल बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट के लेवल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से जल्दी बड़ा हो जाए लेकिन मानसिक रूप से ना हो, कोई बच्चे मानसिक रूप से जल्दी बड़े हो जाते हैं लेकिन शारीरिक रूप से नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ स्टेजेस भी होती हैं, किसी स्टेज में वो जल्दी बढ़ जाएगा, किसी में नहीं बढ़ पाएगा, तो ये याद रख लेना, ये रिपीटेड है, बहुत बार आता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर करेक्ट।
अच्छा, तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? फीलिंग होता है इसका मतलब। ऐसे ऐसे वर्ड भी याद रखा करो, इंग्लिश में भी काम आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि हिंदी में। जब इंग्लिश का पेपर होगा तब आप कहीं बच के नहीं जा सकते, इन वर्डों से याद रखने हैं, क्योंकि ये पेडालॉजी तो सब में 15-15 नंबर की तो आने ही वाली है। ठीक है, अगर पीआरटी दे रहे हो तो 15-15 नंबर की आएगी, इससे बच के कोई नहीं जा रहा। और अगर सेकंड वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आना ही है। ओके, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन, ये फीलिंग और इमोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है, कि कॉग्निशन बोलूँगा मैं तो फीलिंग यानी सेंसेस के बारे में थोड़ा याद रखना। कॉग्निशन का मतलब फीलिंग होता है। तो कॉग्निशन एंड इमोशन आर प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये कह रहा है कि जो कॉग्निशन है और इमोशन है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी आदमी फीलिंग और इमोशन अलग अलग होते हैं। तो क्या ये बात सही है, फीलिंग और इमोशन अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, फीलिंग और इमोशन अलग अलग नहीं होते। अगर आपको अंदर से दुख हो रहा है तो आंसू भी आ ही जाएंगे आपके, होगा कि नहीं होगा? तो जो जो अंदर से फीलिंग होगी वैसे के वैसा व्यवहार होगा। अंदर से खुश है तो अपने आप पता लग जाएगा चेहरे से कि भाई ये खुश है। ठीक है, कोई दुखी है अंदर से तो पता लग ही जाएगा कि वो दुखी है, भले वो बोलेगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहा हूँ? मैं फीलिंग एंड इमोशन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, यानी कॉग्निशन यानी फीलिंग। ओके, इनका कंपैरिजन। दूसरा है कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरडिवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि कॉग्निशन यानी फीलिंग एंड इमोशन एक दूसरे से संबंधित हैं और अफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं ना। हाँ, जब हम खुश होते हैं तो अपने आप हंसी निकल आती है, दुखी होते हैं तो आंसू छलक आते हैं। ये सही हो सकता है, पर और भी पढ़ लेते हैं। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशन डज नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। ये बिल्कुल ही गलत बात है। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन, यानी फीलिंग से इमोशन आते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इमोशन से कह रहा है फीलिंग नहीं आती, ये नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, इमोशन होंगे तभी तो फीलिंग भी आएगी ना। नेक्स्ट, इमोशन अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। सेम बात बोली है इन्होंने, बस टाइम पास करने के लिए बार बार बता दिया इसको। इसका आंसर सेकंड वाला है कि इमोशन और फीलिंग आपस में एक दूसरे से इंटरवाइन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर। अब इंक्लूसिव वर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, समावेशी, जहाँ हर बच्चे को इकट्ठे बैठ के पढ़ाया जाए, जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, उसे इंक्लूसिव वर्ड का मतलब ये होता है। और इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है सारी वो क्लासरूम जहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जजमेंट के, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं इंक्लूसिव। मेरे ख्याल से इसे हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा, बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। अच्छा, तो इंक्लूसिव क्लासरूम है एक जहाँ पे डाइवर्स लर्नर है, यानी अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के बच्चे। कोई पढ़ने में तेज़ होगा, कमज़ोर होगा, कोई विकलांग होगा, कोई अच्छा होगा, कोई एथलेटिक्स में अच्छा होगा, कोई स्टडी में अच्छा होगा। अलग अलग टाइप के बच्चे हर क्लासरूम में होते ही हैं, तो बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्नर्स एंड पीयर ट्यूटोरिंग। अब आपको उसमें क्या है, कोऑपरेटिव लर्नर्स भी हैं और पीयर ट्यूटोरिंग भी हैं। पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? पीयर का मतलब होता है दोस्त यारी, दोस्त लोगों को पीयर्स बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बताना है। इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर बैठे हुए हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग चल रही है, पीयर ट्यूटोरिंग है, दोस्त लोग बैठे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, क्या है? शुड बी एक्टिवली डिस्करेज एंड कॉम्पिटिशन शुड बी प्रमोटेड। तो भाई ये कह रहा है कि ऐसी क्लास जहाँ पे सारे दोस्त लोग बैठे हों आपस में, जहाँ पे अलग अलग विभिन्न डाइवर्स लर्नर हों, अलग अलग संस्कृति से अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हों, कोऑपरेटिव लर्नर बैठे हों। कोऑपरेटिव का मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हों जिस क्लासरूम में बच्चे, ऐसे बच्चे बैठे हों। तो ऐसे बच्चों को ये कह रहा है, पहले वाला शुड बी एक्टिवली ऐसे बच्चों को साथ नहीं बैठाना चाहिए। कॉम्पिटिशन शुड बी प्रमोट, इससे कॉम्पिटिशन प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं, ऐसे बच्चों को बैठाना चाहिए। अगला देखते हैं, शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स। कभी कभी इन बच्चों को बैठाना चाहिए, कभी कभी एक साथ मिलने जुलने रखना चाहिए। सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट, इससे कंपैरिजन हो जाता है क्लासमेट्स का। वैसे कंपैरिजन होता है इससे, ये कह रहा है। चलो देखते हैं। वैसे नेक्स्ट है, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर अपीयरेंस। यार बिल्कुल बढ़िया
बात है, ऐसे ही बैठाना चाहिए। इससे पीयर अपीयरेंस यानी साथ में जो बच्चे बैठते हैं तो और भी अच्छा होता है ऐसे। चलिए अगला देख लेते हैं। शुड बी प्रैक्टिसाइज एंड स्टूडेंट शुड बी सिग्रेटेड बेस्ड ऑन एबिलिटीज़। तो बच्चों को सिग्रेटेड यानी अलग अलग बैठा देना चाहिए, जो पढ़ाई में तेज़ है उनको अलग, जो कमज़ोर है उनको अलग। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका आंसर सी ही होगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। ऐसे बच्चों को साथ बैठाना चाहिए, ठीक है। डाइवर्स, कोई कमज़ोर है कोई तेज़ है, इन सबको इकट्ठे बैठा दो, ठीक है, तो एक दूसरे का असर पड़ेगा इनसे, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, तो एक दूसरे की नॉलेज मिलती रहती है, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। यही चीज़ ये पूछ रहा है, तो थर्ड वाला इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ जाते हैं। अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सली इन अ क्लास बाय। तो इसमें क्या है, तो इसमें है टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय। क्लास में बहुत सारे डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग बच्चे बैठे रहते हैं, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समाजों से बैठे रहते हैं। कोई कमज़ोर होता है बच्चा पढ़ने में, कोई तेज़ होता है, अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीज़ लिखी गई हैं, आपको बताना है इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए कह रहा है ऐसी स्थिति में, एक्सेप्टिंग द वैल्यूइंग डिफरेंसेस। बच्चों की जो डिफरेंस हैं, अलग अलग योग्यता हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, वैसे एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। हाँ, कोई तेज़ है, कोई कमज़ोर है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में वीक होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, यूजिंग सोशो कल्चर बैकग्राउंड। उनका जो सोशो कल्चर बैकग्राउंड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और ऑफ चिल्ड्रन एज द पेडागॉजिक सोर्स, ठीक है। ये भी बात सही है, उनका बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाना चाहिए सोशो कल्चर का। जैसे उनके वो पहले से क्या सीख के आए हैं अपने कल्चर से, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, टीचर को उठाना ही चाहिए, है। तो ये भी ठीक है वैसे। अगला है अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। उनके जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ये भी ठीक है। कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, ये भी। नेक्स्ट है गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे गलती हो गई इनसे, ये आंसर नहीं हो सकता। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, सबको अलग अलग आदेश दिए जाएं, इंस्ट्रक्शन दिए जाएं। एंड सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क, सबके लिए यूनिफॉर्म बेंचमार्क, भाई एक ही तरीका बता दिया जाए कि भाई ऐसे ही काम होगा, ठीक है। यानी कि कोई जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर बता दिया, बस यही एक तरीका है इसका आंसर। या क्वेश्चन, कोई मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर लिखा, अब उसको बोला इसको रट ले, बस यही आंसर होगा इसका। तो ऐसा नहीं कराना है कि सबके लिए एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता है, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि ए, बी और सी यानी तीनों सही हैं इसका आंसर। ये फोर्थ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इसका। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ओके, 12th वन में है अ टीचर आस्क हर क्लास टू कवर शार्प एज ऑफ फर्नीचर। एक टीचर है, उसने अपनी क्लास के बच्चों को बोला कि जो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर, उसको ढक दिया जाए। किससे? उसके जो एज हैं उसे ढक दिया जाए। एज यानी कि जो उसके किनारे होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये फर्नीचर है, ये हो गए इसके एजेस, तो इनको ढक दो। यहाँ पे कॉटन लगा दिया जाए, ठीक है, कॉटन से ढक दिए। और ढकने के बाद उनको कॉटन एंड यूज़ टच एंड फील, और उन्होंने बोला कि बाद में टच करके आप फील करिए, यानी किसी चीज़ को ऐसे ऐसे छू कर उसको फील करिए। नोटिस बोर्ड एंड बुक्स, अपनी किताबों को छूइए, उसके बाद नोटिस बोर्ड को ऐसे छू के महसूस करिए। तो द नीड ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर इज़ शी एक्सेप्टिंग टू कैटर। तो टीचर जो है ऐसे छू के क्या समझाना चाहती है, कि छू के बच्चों को क्या समझाना चाहती है क्या। और स्पेशल चिल्ड्रंस की बात हो रही है। स्पेशल चिल्ड्रंस आप समझते हैं, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उनको स्पेशल बोलते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के बच्चों की बात हो रही है जिनको छू के समझाने की बात हो रही है, कि छू के समझेंगे, वो कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है हेयरिंग इम्पेयर्ड लर्नर, जो बच्चे हेयरिंग यानी सुन नहीं सकते, तो सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं ना वो, तो उनका तो हो नहीं सकता, तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर, जो बच्चे देख नहीं सकते। अब यही इसका आंसर होना चाहिए। विजुअली यानी जो देख नहीं सकता, जो देख नहीं सकता उसी को तो छू के कोई चीज़ महसूस कराई जाती है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये बी वाला है, ज़्यादा दिमाग और चीज़ में लगाना नहीं है, सीधा आंसर मिल गया, लगाओ इसको। नेक्स्ट 13 है गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट। अच्छा, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन
गिफ्टेड जो अति प्रतिभाशाली बच्चों को बोला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं ना, उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है। यानी एक बार पढ़ाया एकदम से खट से दिमाग में आ गया, अच्छे से उसको याद भी रहता है, अच्छे मार्क्स भी लाता है। वरना काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं होता। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कईयों को कम। जिनको बहुत कम टाइम लगता है, थोड़ा सा हिंट दो एकदम समझ जाते हैं, इन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में कह रहा है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर बेस्ट कैटर्ड बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट। गिफ्टेड चिल्ड्रंस के साथ गिफ्टेड चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके साथ कह रहा है कि क्या करना चाहिए टीचर्स को, कैसे पढ़ाई में क्या उनका योगदान देना चाहिए, टीचर को क्या है कैसे हेल्प करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ है। फर्स्ट है एम्फेसिस मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल। बच्चे जो पढ़ने में तेज है उसको बोलना चाहिए कि तो और पढ़ और बार बार पढ़ाई कर करके याद करता रहे, रटता रहे, उससे वो तेज हो जाएगा। तो ये तो गलत है फर्स्ट वाला। ठीक है, एक तो वैसे ही अच्छा है पढ़ने में, उसको बार बार वही चीज़ कराए जाएंगे तो वो बोर हो जाएगा जल्दी, ये सिंपल सी बात है। दूसरा है मेकिंग यूज़ ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवार्ड टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग। तो उनको बार बार गिफ्ट देने चाहिए, बच्चों को रिवॉर्ड देने चाहिए। जो पढ़ने में पहले से तेज है उसको और गिफ्ट दो, रिवॉर्ड दो, और मिनिमम स्टैंडर्ड बोला जाए कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहा है, और कम से कम पढ़ाया जाए, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है उसको, बस इनाम वगैरह देते रहो। ठीक है। थर्ड है स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन डाइवर्स थिंकिंग। उनको और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जैसे पढ़ने में तेज है तो उसको और बोला जाए, उसको और अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हाँ और चीज़ कर सके बच्चा, और किताबें दे दो, और नई चीज़ टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, उसको डाइवर्स थिंकिंग करी जाए। ये डाइवर्स थिंकिंग का मतलब है अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उसकी थिंकिंग को ब्रॉड की जाए। ठीक है, यानी किसी चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो तरीके उसे समझाए जाएँ, और भी मतलब उसकी थिंकिंग को ब्रॉड किस तरीके से किया जाए। तो यही एक अच्छी चीज़ हम ऐसे बच्चों को करा सकते हैं कि उसकी थिंकिंग को और ब्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि वो सीख तो चुका है और बहुत जल्दी सीख जाता है किसी भी चीज़ को। तो ऐसे ही उसको प्रोत्साहन देके हम बहुत और चीज़ें में उसको सिखा सकते हैं। अगला देखते हैं कंट्रोल द एग्रेशन बिहेवियर। उसके एग्रेशन बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। ये सब तो फालतू की बकवास है, इसको छोड़िए आप, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल आर करेक्ट। बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं तो उनके बारे में 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ के हम पता लगाते हैं कि भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहले है कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट एंड कम्युनिटीज फेल सिंस दे डू नॉट हैव द एबिलिटी। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे खुद ही फेल हो जाते हैं। बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, कुछ जाति के बच्चे, कुछ कम्युनिटी से आए हुए बच्चे, वो खुद ही फेल हो जाते हैं। तो जाति कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से। ठीक है, कोई भी कास्ट का कहीं भी आगे पहुंच सकता है, किसी कम्युनिटी का अच्छा जा सकता है, किसी कम्युनिटी का नीचे जा सकता है। जैसे कम्युनिटी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चे की एबिलिटी का लेना देना है। ओके, तो ये गलत हो गई बात जी। दूसरा है स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स आर नॉट ऑफर्ड फॉर द। अच्छा, तो दूसरी बात ये होगी कि भाई बच्चे स्कूल में इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि उनको सही से रिवॉर्ड्स यानी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ऑफरिंग ऑफ देयर लर्निंग। यानी वो कुछ चीज़ लर्न कर रहा है तो प्रोत्साहन भी देना तो बहुत ज़रूरी है ना, कुछ रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। वैसे तर्क ठीक लग रहा है ये, देखते हैं आगे भी क्या और भी क्या क्या है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फेल बिकॉज द टीचिंग इज़ नॉट डन इन अ मैनर इन विच द इट इज़ मीनिंगफुल टू देम। यानी बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, उनके टीचर्स ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, इस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। ये भी ठीक बात है, कई जगह टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको अच्छे से पढ़ाना, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट। यानी कि स्कूल में बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि जो स्कूल की जो व्यवस्था है ना, वो सही नहीं रहती है। हर बच्चे पे प्रॉपरली ध्यान उसकी देना चाहिए। नीड्स इंटरेस्ट, जैसी उसकी नीड हो, जैसी इंटरेस्ट हो, तो नीड्स यहाँ तक तो ठीक है, प्रॉपर ध्यान देना, लेकिन नीड्स एंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चल सकता ना। ज़्यादा नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से प्रॉपरली नहीं चला जा सकता। हाँ, तो किसी हद तक चला जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी 50% सही है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें कि B C D दिया हो। अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता
तो चल जाती बात, लेकिन बी और सी तो इसके आंसर हैं ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमें फिर यही लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पहुंच जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेज येट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं, उनको एक पैसेज अनसीन पैसेज पढ़ाया गया मान लीजिए, ठीक है। उस कहानी को पढ़ने के बाद, उस पैसेज को पढ़ने के बाद दोनों ने जब इंटरप्रेट किया, कहानी के बारे में बताया, तो दोनों ने उनकी मीनिंग को अलग अलग समझा। एक जैसी मीनिंग नहीं समझे। मान लो इंग्लिश में पढ़ा दी उनके, एक छोटी सी स्टेंजा एक कहानी से पढ़ा दी, इतनी छोटी सी। जब बाद में उन्हें पूछा कि भाई बता इसके बारे में, तो उन्हें हिंदी में बताया, लेकिन एक ने कुछ अलग ही आंसर बताया, दूसरे ने थोड़ा अलग ही बताया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अमंग दैम, तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही बैठ रही है। ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने अलग अलग बताए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। ये बात सही है क्योंकि टीचर ने क्या किया, पैसेज को एक्सप्लेन नहीं किया, टीचर ने ढंग से बताया नहीं। पहली चीज़ तो ये बोल दी, लेकिन इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, उन्हें खुद ही पढ़ना था ना और खुद ही समझना था। अगला देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज। ऐसा नहीं हो सकता, कह रहा है बच्चों को दोबारा पढ़ना चाहिए था पैसेज को। चलिए देखते हैं, दोबारा पढ़ना चाहिए था। अभी वो ऑप्शन तो उन्होंने बोला नहीं कि दोबारा पढ़ने का है कि नहीं है, एक ही बार बोला था पढ़ने के लिए और बोला था इंटरप्रेट करिए। अगला है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरिड वे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ होगा कि दोनों ने अलग अलग आंसर दिए होंगे, क्योंकि क्या होता है कि फैक्टर अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है और वेरिड वे अलग अलग तरीक़ों से सीखता है। और लास्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट मीनिंग मेकिंग। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लर्निंग है उसे मीनिंग मेकिंग का कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल फालतू की बात है। इसका आंसर ओनली 3 है कि इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन वेरिड फैक्टर। अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी चीज़ को याद करने में, समझने में। क्या पता वो कुछ और तरीके से समझ रहा होगा, किसी और तरीके से समझता होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यही है इसका आंसर, 15 का आंसर, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 16 पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर। ये याद रखना है, यहाँ पे आएगा एक्टिव और यहाँ आएगा सोशल। ये रहा इसका आंसर है, बस ये रटे हुए होने चाहिए, एक्टिव और सोशल। ये इसका मतलब क्या है कि NCF 2005 में क्या कहा गया है कि जो लर्निंग होती है, बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, एक्टिव यानी किसी एक्टिविटी को करके, किसी एक्टिविटी में भाग लेके, एंड सोशली, और सोशल भी सीखता है बच्चा, समाज में उठता बैठता है तभी वो किसी चीज़ को सीखता है। इन द करेक्टर होता है ना, हम जब बड़ों के साथ जब बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो एक्टिवली एंड सोशली इन्वॉल्वमेंट होगा तभी बच्चा कोई चीज़ सीखेगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए 17 पे पहुंच जाता हूं मैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली। तो क्या कह रहा है कि अगर बच्चे, आप चाहते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से कुछ सोच सकें, यानी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकें, एंड बिकम इफ़ेक्टिव लर्नर, और इफ़ेक्टिव लर्नर बन सकें बच्चे, अच्छे लर्नर बन सकें, अच्छे से समझ सकें किसी बात को, खुद का दिमाग लगा के। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। तो टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से अपना दिमाग लगा के किसी चीज़ को सोच सके, तर्क लगा सके, ऐसी स्थिति लाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके उत्तर देखते हैं। पहला है, टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। बच्चों को समझाना चाहिए टीचर को हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, यानी वो खुद जो सीख रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है कि नहीं है, कैसे कैसे उनको थोड़ा दिशा देनी चाहिए, ठीक है। अगला है, ऑफर रिवार्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव इन द। हमेशा जब भी बच्चा कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी, अच्छा, तो हमेशा उसे रिवॉर्ड दो। अच्छा, ठीक है।
तो ये तो हो नहीं सकता, हर बार रिवॉर्ड नहीं दे सकते आप, छोटी छोटी अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड नहीं दे सकते, फिर तो और फिर क्या होगा, बच्चा लालची हो जाएगा, वो सिर्फ काम ही रिवॉर्ड के लिए करेगा। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ये रिवॉर्ड वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार रिवॉर्ड भी नहीं देना है, हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड नहीं देना है, देना चाहिए लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं कि छोटी छोटी अचीवमेंट है तभी भी रिवॉर्ड दो, भाई तूने ये काम कर दिया, ये सोच लिया, उसके लिए भी रिवॉर्ड दो, तो इससे बच्चा फिर लालची प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इस सेकंड वाला काट देते हैं हम, इस सेकंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ चंक, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको समझाइए, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल। अब बच्चे को क्या करना चाहिए कि प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, उसके सामने इन्फॉर्मेशन रखो इन ऑर्गेनाइज मैनर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन को रखा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ, थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर दिया कि टू मेक इट ईजियर टू, ताकि उसको याद करने में आसानी हो। तो अगर ऐसा हमने कर दिया कि याद करने में आसानी हो, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली सोचेगा कैसे, वो सोच ही नहीं सकता फिर इंडिपेंडेंटली बच्चा तब सोचेगा जब कुछ चुनौती मिलेगी उसको, ठीक है, सब कुछ वो सामने रखा रहेगा तो फिर नहीं होगा। तो इसका उत्तर फर्स्ट वाला है, टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चों को ये भी बताया जाए कि खुद कैसे लर्न किया जाए, थोड़ा सा उनको आइडिया देना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका आंसर 1 ही है, थोड़ा आइडिया दो उसको, डायरेक्शन दे दो थोड़ा सा, बस वो खुद ही करेगा जो भी करेगा अच्छे से। नेक्स्ट, इफ़ अ टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर टीचर चाहता है कि बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक्वायर करें, सीखें, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास आएँ, यानी किसी प्रॉब्लम को किसी परिस्थिति को कैसे सॉल्व करना है, ऐसी क्षमता बच्चे में उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करे टीचर, द टीचर शुड बी इंगेज द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, तो कुछ एक्टिविटी करानी चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए वो, ठीक है, क्या होना चाहिए उन एक्टिविटी, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर बताता हूँ। पहला है रिकॉल, मेमोराइज एंड कॉम्प्रिहेंड, रिकॉल कराना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिकॉल यानी कि पुरानी कोई घटना से रिकॉल करने का, मेमोराइज याद कर लो पुरानी घटनाओं को, और कॉम्प्रिहेंशन तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हर बार चुनौतियाँ अलग अलग आती हैं। अगला है स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस, MCQ कराओ बच्चों को, ये MCQ का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्या लेना देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल MCQ से नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस कराओ उन चीज़ों की, ये भी नहीं है। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अब ये थोड़ा तर्क संगत लग रहा है कि इंक्वायरिंग, बच्चा जब इंक्वायर करे किसी चीज़ के बारे में, रीजनिंग करे, डिसीजन मेकिंग पावर बन जाए उसकी, तो ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी लड़के के अंदर, ये सारी चीज़ें बच्चा समझ जाएगा, तो तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी उसके, ठीक है, वही चीज़ पूछ रहा था। 19 पे पहुंचता हूँ, नोइंग द नेटिव conception that student bring to classroom, तो इसमें क्या है कि नोइंग द नेटिव कॉन्सेप्शन, बच्चे को थोड़ा बहुत तो जब स्कूल में आता है ना, छोटा बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, तो थोड़ा बहुत वो हर चीज़ के बारे में जानता ही है, ठीक है, दोस्तों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानता ही है, बिल्कुल ही ऐसा बच्चा कोई नहीं आता जो कुछ जानता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे जो बच्चा स्कूल में आया, पहले दिन स्कूल आया, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर चीज़ जानता ही है, जो माता पिता ने, उसके घर वालों ने थोड़ा बहुत सिखाया है, आस पड़ोसियों ने सिखाया है, तो इसका कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता। तो फर्स्ट है कि डज़ नॉट सर्व एनी पर्पज़, टीचर को कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, ठीक है, ये पहला वाला है। दूसरा है पुल्स डाउन्स द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज हिज वर्क, तो टीचर का जो मोरल है वो नीचे घट जाता है, और क्योंकि काम बढ़ जाता है टीचर का, बच्चे को पहले से पता है थोड़ा बहुत, तो टीचर का काम बढ़ गया और मोरल नीचे हो गया टीचर का, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, इससे टीचर को और ज़्यादा मदद मिलती है कि वो और अच्छे से पढ़ा सके मीनिंगफुली, क्योंकि बच्चे को थोड़ा बहुत तो पहले से पता ही है, तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, हैम्पर द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, टीचर्स की जो प्लानिंग और टीचिंग है वो बर्बाद हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर थर्ड वन है, हेल्प्स द टीचर्स टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली,
यानी कि अगर बच्चे को पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इस नॉलेज का टीचर फ़ायदा उठा सकता है और उसी हिसाब से प्लानिंग बना सकता है टीचर, मदद मिल जाती है टीचर को पढ़ाने में। ओके, अब 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। तो ये जो कुछ फैक्टर्स दिए हैं, इसे इन फैक्टर्स को पढ़ के आप बताइए कि लर्निंग में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। आपकी जो लर्निंग है वो क्या इन फैक्टरों से अफेक्ट होती है कि नहीं। पहला है मोटिवेशन ऑफ लर्नर। भाई लर्नर का मोटिवेशन कितना ज़्यादा है, ठीक है, इससे लर्निंग अफेक्ट होती है। हाँ होती है भाई, जिसका मोटिवेशन हाई होगा वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और जितनी मेहनत करेगा उतना वो सफल होगा, उतना ज़्यादा जोश आएगा पढ़ने में और अच्छा होगा वो। तो ये बात सही लग रही है। चलिए और भी देखते हैं। मैच्योरेशन ऑफ लर्नर, बच्चा कितना मैच्योर है, यानी कि जितना मैच्योर होगा तो उसकी लर्निंग भी अफेक्ट होगी। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, लड़का मैच्योर है यानी वो बातों को समझता है। जब कोई बच्चा समझदार हो जाता है तो पढ़ने में भी रुचि रखने लगता है, लर्न भी अच्छा करता है, और ये बात भी बिल्कुल सही बैठ रही है। नेक्स्ट है टीचिंग स्ट्रेटेजी, और ये भी बिल्कुल सही है कि टीचिंग की स्ट्रेटेजी कैसी है। ठीक है, टीचर जो पढ़ाने का तरीका मेन मायने रखता है। जितना अच्छा तरीका होगा बच्चा उतना अच्छा लर्न करेगा, किसी चीज़ को याद करेगा, और याद कैसे करेगा, समझ के याद करेगा। ये बात भी सही लग रही है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ लर्नर, अब बच्चे का फिजिकली और इमोशनली वो सही है, ये भी मायने रखता है उसकी लर्निंग में। बिल्कुल सही बात है भाई। कोई बच्चा फिजिकली, अगर उसको मान लो दांत में दर्द हो रहा है किसी बच्चे को, तो उसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसका सारा ध्यान तो दांत पे ही बड़ा लगा रहेगा ना, तो नहीं कर सकता वो फिजिकली। इमोशनली भी, इमोशनल कैसे, मान लो किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसका दिमाग तो घर में ही रहेगा ना, इमोशनली वो डिस्टर्ब है वो बच्चा। तो यानी कि ये फैक्टर भी ठीक है, यानी कि ये चारों के चारों हमारे सही बन रहे हैं, यानी इसका उत्तर बन रहा है 2। ओके, अब पहुंचते हैं हम प्रश्न 21 पे। 21 कह रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है। ये तो नाम से ही पता लग रहा है मीनिंगफुल लर्निंग, फिर भी देख लेते हैं। इमिटेशन ऑफ एडल्ट एंड मोर एबल पेयर। अब इमिटेशन ऑफ एडल्ट एंड मोर एबल पेयर्स तो बिल्कुल गलत है। एडल्ट्स के बारे में और पेयर्स के बारे में जानना ही मीनिंगफुल लर्निंग है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में एसोसिएशन लगाना। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो है ना, आगे की थ्योरीज में आपको बताऊंगा मैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्या होता है। किसी कार्य को करने के लिए कुछ लोभ देने को स्टिमुलस कहा जाता है। कुछ एक तरीका है, ये एक डॉग के ऊपर किया गया था, लेकिन ये भी इसका उत्तर नहीं है मीनिंगफुल लर्निंग का। पैसिव लर्निंग ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की पैसिव लर्निंग दे देना इन्फॉर्मेशन की, ये भी नहीं है। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस, अब ये है बिल्कुल सही बात। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब होता है एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर। बच्चा भाग लेके किसी चीज़ को सीखे, एक्टिवली खुद भाग लेके उस चीज़ को सीखे फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी खुद अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज़ को सीखेगा तो उसे हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। किसी का सुना हुआ, कहते हैं ना, सुना हुआ ज़्यादा याद नहीं रहता, खुद करा हुआ याद रहता है। तो वही चीज़ होगी मीनिंगफुल लर्निंग। अब मैं इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई, क्वेश्चन नंबर 21 को देख के आप भी इस फॉर्मूले को लगा लेना। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके पास आने वाली है कि आपको किसी का आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। भाई 150 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों में से ऐसा होगा कि बिल्कुल आपको उसका आंसर नहीं आ रहा। आपने चारों आंसर देख लिए, ये भी नहीं आता, बिल्कुल क्लूलेस हैं, कुछ नहीं आ रहा। अगर वाकई ऐसी सिचुएशन आया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आंसर तो नहीं छोड़ सकते। मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ऐसे में मेरे एक बात याद रखना, आप एक काम कर लेना, जब चारों में से कुछ भी ना आए तो जो आंसर सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसको आप टिक लगा देना। यही एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है आपके पास, और ये भी करा हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है ये, और ये सही बैठेगा। ठीक है, आप जब टेस्ट दे के आएंगे देखना, मेरी बात याद रखना वहाँ पे, ये पक्का यही होने वाला है। ये सिचुएशन तभी आएगी, अपनानी है आपको, जब आपको बिल्कुल क्लूलेस हो, कुछ नहीं पता उसके बारे में, चारों सारा दिमाग लगा लिया, कुछ नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे बड़ा आंसर होगा उस पर टिक लगा देना, देख लेना आपका वो आंसर सही निकलेगा। ठीक है,
चलिए लास्ट 22, सॉरी अभी 30 तक करने हैं। ओके 22nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। तो इनमें से 4 जो आंसर दिए हैं, इनमें से प्राइमरी टास्क कौन सा नहीं है। पहला, कौन सा टीचर को कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, नॉट वन, नॉट पूछ रहा है ये, ठीक है। तो नॉट द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर ऑफ इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग है, स्टूडेंट की अच्छे से पढ़ाई के दौरान कौन सी चीज़ टीचर को नहीं करनी चाहिए। ओके पहला है नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा घर से ही थोड़ा बहुत सीख के आया, कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत तो जानकारी है उसको। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट इन द डिक्टेटिक मैनर। ठीक है, सेम टू सेम उनको सिखा दिया कोई चीज़, तो ये प्राइमरी टास्क नहीं होना चाहिए। मैंने बताया है कि डिक्टेटिक मैनर में बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता, सेम टू सेम नहीं। रिक्वायर स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड द हायर ऑर्डर क्वेश्चन, टीचर टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट। तो इसमें से सेकंड वाला है, ये प्राइमरी टास्क नहीं हो सकता टीचर का। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट इन द डिक्टेटिंग मैनर, जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल उनको वैसी के वैसी सिखा दी गई, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली नहीं सिखा सकते आप बच्चों को, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है सीखने का। 23rd पे आते हैं, देखिए 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, यानी गलत कौन सा है। अब ये पूछ कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन से इन चारों में से गलत क्या है, ये पूछ रहा है ये। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू H/D, एक फार्मूला है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना, D इज इक्वल टू H/D, ठीक है। सॉरी मैं इसको मिटा के ठीक कर देता हूँ, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। D फॉर डेवलपमेंट इज इक्वल टू H हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट मिल के डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, माता पिता के द्वारा जो हमें मिली गई है, जीन्स के थ्रू हमें जो चीज़ मिली है उसे हेरिडिटरी होते हैं। इन्वायरमेंट यानी हम जिस समावेश में लिखे पढ़े हमने जहाँ अपना जीवन गुजारा है, वहाँ से भी तो कुछ सीखने के लिए मिलता है ना, हमें अपने कल्चर मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ सीखें। तो इन दोनों के मेल से हमारा डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हेरिडिटी यानी वंशानुगत, और इन्वायरमेंट, इन दोनों के से जो हमें मिलता है वो डेवलपमेंट होता है। तो ये पहली चीज़ तो यही है, ये फार्मूला भी पूछा गया है कई बार, तो याद रख लेना यार, D इक्वल टू H/E। ओके, तो ये क्या था, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, ये बिल्कुल सही है, ये फार्मूला बन गया। लेकिन हमें इसमें से गलत बताना है, ठीक है, ये याद रखना, इनकरेक्ट। कभी कभी हम ये वर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खट से लगा दिया और गलत हो जाता है आंसर, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। वैसे ये बात भी सही है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन और लर्निंग होता है। मैच्योरेशन यानी धीरे धीरे बच्चा मैच्योर हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है, मैच्योर बोलते हैं उसको। और लर्निंग यानी सीख, तो ये भी डेवलपमेंट के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग। हर बच्चे को स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पियाजे की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस बढ़ाई थी मैंने, 4 स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन स्टेजेस से एक एक करके आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे 4, 1, 2, 3, 4 स्टेज हैं, तो पहले बच्चा यहाँ होगा, ठीक है, 2 से 4 मान लो, यहाँ 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 मान लो, एक एग्जांपल है। तो यहाँ से 2 से 4 के बाद डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता, यानी धीरे धीरे हर स्टेज में जाना पड़ेगा उसको। ये इस तरीके से लगा लो, कक्षाएं हैं, जैसे पहले बच्चा फर्स्ट में है, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट से सीधा फोर्थ या 10th में नहीं जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट होता है। हालांकि हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई धीरे धीरे करके सीखता है, कोई जल्दी जल्दी सीख जाता है, वो चीज़ अलग है,
तो यही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ तो हमें नहीं बतानी है, हमें गलत बात बतानी है। तो वैसे लास्ट ही वाला गलत निकलेगा क्योंकि ये 3 तो सही है, पर पढ़ लेते हैं इसको। डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइसली। तो डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव है भाई, एक तुलनात्मक प्रोसेस है, ठीक है। क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटी का पता लगता है डेवलपमेंट में, ठीक है। और यही बात इसमें गलत निकली है, यानी आंसर यही इसका सही होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो ये कह रहा है कि यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश, तो रिजल्ट इन डिफरेंट पार्ट आउटकम, और तो इसके ये ऊपर मैंने फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से इसका आंसर निकलेगा। एक बार आप देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी, इसका आंसर होगा हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये देखिए, ये H फॉर हेरिडिटी, E फॉर एनवायरनमेंट। ये क्या पूछ रहा है आपको, डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो डेवलपमेंट का क्या कैसे होता है डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को गुणा करके डेवलपमेंट आता है ये। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर उन्होंने H+E लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आता है। ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। मुझे सीटेट में तो मुझे नहीं पता ये पूछा गया है, लेकिन टैट्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। टैट के एग्ज़ाम्स थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, खास करके मैंने यूके टैट के देखे हैं, उत्तराखंड में जो आया था ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा दिया तो ये अलग हो जाएगा, ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो चुका, 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। आपको बताना है कि ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से स्कूल और सोशलाइजेशन के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। स्कूल और समाज के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में। तो स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। तो स्कूल का सोशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। तो है भाई, स्कूल में तो बच्चे सोशलाइज होते हैं ना। अब स्कूल में हम जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, ठीक है, तो सोशलाइजेशन ही है। और दोस्तों के साथ साथ टीचरों से घुलना मिलना, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, अलग अलग घुलना मिलना, दोस्तों से बातचीत करना, इसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। भाई स्कूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ सोशलाइजेशन होता है, ये तो सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल है। स्कूल का बहुत ही कम योगदान है सोशलाइजेशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाई तो हम घर में भी करा सकते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन के लिए भी स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि टीचर हैं, तो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो आप घर में भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, चाहे आप मोबाइल से पढ़ा लो उसको, आजकल मोबाइल में भी सब अवेलेबल है। लेकिन स्कूल में हम जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का, वो नहीं करा सकते हम। सोशलाइज कैसे कराएंगे बच्चे को, बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही तो घुलेगा मिलेगा ना, तो ये नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट वन है, स्कूल इज़ फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ। स्कूल जो है पहला प्राइमरी एजेंट है, सबसे पहले बच्चा सोशलाइजेशन स्कूल में सीखता है। और ये बात सही नहीं है भाई, क्योंकि सबसे पहले सोशलाइजेशन बच्चा अपने घर में होता है। कैसे, जैसे सबसे पहले अपनी माँ से घुलता मिलता है, पिता से, फिर अपने भाइयों से, बहनों से, और इसके अलावा दादा दादी, इन लोगों से सोशलाइज होता है, पड़ोसियों से सोशलाइज होता है। स्कूल में तो काफ़ी साल बाद जाता है बच्चा, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर 2 सेकंड वाला सही है। स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो हमने बहुत पढ़ी लिख चुके हैं हम, पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो ये कह रहा है कि ये जो 4 नीचे इन्होंने दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा सटीक बैठ रहा है पियाजे की थ्योरी के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। पियाजे हैज़ प्रपोज 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 5 नहीं दिए हैं भाई, उसने 4 दिए हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस दिए हैं, इसको पढ़ लेना, एक बार ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस। तो
पियाजे ने क्या कहा था कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टेजेस से होते हुए जाती है और कंटिन्यूस है ये डेवलपमेंट, तो ये बात सही लग रही है। चलिए आगे देखते हैं फिर भी। द स्टेजेस आर इरिलेवेंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। तो ये कह रहा है कि स्टेजेस जो हैं वो इरिलेवेंट हैं, यानी कि अलग अलग स्टेजेस सही से नहीं है और कोई सी भी स्टेज, नो स्टेज कैन बी स्किप्ड नहीं की जा सकती स्टेज। चलिए देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। एक कल्चरल का कोई रोल नहीं है इसमें स्टेजेस में कि आप कल्चर उसका कैसा है तो हम स्टेज को अलग अलग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। स्टेज तो वही रहेंगी, ठीक है। अप डाउन हो सकता है, यानी कोई स्टेज में जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर में पहुंच जाएगा, उसके हिसाब से फिजिकली इमोशनली कैसा है वो बच्चा, लेकिन उसके कल्चर के हिसाब से हम स्टेजेस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर है ये वाला। पियाजे आर्गू दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो है स्टेज में होते हुए भी कंटिन्यूस है, ठीक है। 27th, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन पियाजे मीन्स दैट। अच्छा, तो जो जीन पियाजे थे उनके हिसाब से जो कंजर्वेशन वर्ड है, कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है, क्यों लगाया उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो उसका आंसर देखते हैं। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, ये कह रहा है इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस, बाहर से कोई अपीयरेंस हो फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। चलिए देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का कोई रिलेशन नहीं। वन कैन अराइव एट द करेक्ट conclusion by systematically testing hypothesis। इसका कोई योगदान नहीं है इसमें। 4th वन देखते हैं। taking the perspective of others into consideration is an important cognitive ability। ये भी नहीं है इसका उत्तर। इसका आंसर है आपका 27 का फर्स्ट। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम ही रहती हैं, सॉरी ये रहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम ही रहती हैं भले ही कोई आउटवर्ड अपीयरेंस जो है हो, ठीक है। नेक्स्ट 28th, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो इसको। मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। हाँ, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में है, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही बैठ रहा है इसमें। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, यहाँ पे 8 तरीके की इंटेलिजेंस की बात की है इसने, जो कि आप गार्डनर की थ्योरी में पढ़े लेंगे, मैं भी बता दूंगा आपको। लेकिन ये कुछ 4 इन्होंने इंटेलिजेंस बताई हैं और इनके बारे में कौन सा तर्क सही बैठ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, पहला है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल तो बताइए, आपको संगीत के बारे में बताया जा रहा है, तो म्यूज़िकल का क्या किस चीज़ से बैठेगा इसमें, बिल्कुल सही। देखिए, थोड़ा मैच करके देखिए इसे। तो देखिए, म्यूज़िकल जो है ये किसके साथ बैठ रहा है, वायलिनिस्ट, जो वायलिन वगैरह बजाते हैं, भाई सिंपल सी बात है, उसी के साथ तो बैठेगा ना। थेरेपिस्ट, पोइट, एथलीट, इनसे म्यूज़िक का क्या लेना देना भाई, कुछ भी नहीं है। तो ए का आंसर 4 होगा। अब यहाँ देख लो, ए के आंसर किस में 4 बन रहे हैं, तो भाई इसमें तो ए का आंसर 2 बन रहा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। इसमें ए का आंसर 5 बन रहा है, ये नहीं हो सकता। थर्ड वाले में ए का आंसर 4 बन रहा है, ये हो सकता है, और फोर्थ वाले में भी ए का आंसर 4, तो इन दोनों में डाउट है, ये हो सकते हैं। देखो, इसे एलिमिनेशन कर दिया ना मैंने एक मिनट। चलो और देखते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। अब भाषा का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, आइए देखते हैं। लिंग्विस्टिक का प्रयोग थेरेपिस्ट में किया जाएगा, थेरेपिस्ट में तो नहीं होगा लिंग्विस्टिक का। पोइट में हो सकता है, भाई पोइट है, कविता सुनाएगा, तो भाषा का प्रयोग अच्छा होना चाहिए। फिर भी और देख लेते हैं। एथलीट, भाई दौड़ने वाला कोई एथलीट है, एथलीट में भाग लेता है बच्चा, उसका लिंग्विस्टिक से कोई लेना देना नहीं है।
वॉयलिनिस्ट तो हो चुका पहले ही, और स्कल्पचर वगैरह लिखने वाले उनसे कोई लेना देना नहीं। सीधा सा है, इसका आंसर बन रहा है पोइट। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत क्या आ रही है कि बी का 2 यहाँ पे भी है, बी का 2 यहाँ पे भी है, तो यानी कि अब सी वाले पे पता लगेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सी है इंटरपर्सनल। अभी इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है? इंटरपर्सनल यानी हर बच्चे में अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग बच्चे में अलग अलग क्षमताएं, उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इंटरपर्सनल का बन रहा है आपका 1 थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो है वो अलग अलग लोगों, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, वो अलग अलग इंसान को अलग अलग, मतलब एक डॉक्टर जो है वो सबको एक ही जैसी दवाई तो नहीं दे सकता ना, उसको अलग अलग पेशेंट्स देखने पड़ते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि इंटरपर्सनल यानी अलग अलग बच्चों की अलग अलग समस्याएं हैं, यानी कि थेरेपिस्ट इसमें बिल्कुल सही है, इसको अलग अलग थेरेपी देनी पड़ती है अलग अलग बच्चों को। थेरेपी का मतलब है अलग अलग उसकी योग्यताओं के हिसाब से उसे कुछ सिखाया जा सकता है ना। अब कोई कमज़ोर बच्चा है मान लो क्लास में, तो उसकी कमज़ोर देखा जाएगा कि यार किस चीज़ में कमज़ोर है, और उसको फिर उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29th। क्वेश्चन 9th है अकॉर्डिंग टू द लीव व्यास्की। अबे व्यास्की के बारे में बता रहा है, इसके अनुसार क्या चीज़ है। तो 4 कथन है यहाँ पे। देखिए, पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स। भाई लैंग्वेज का जो विकास होता है, जैसे जैसे लैंग्वेज का आपका विकास होगा, जैसे जैसे आप छोटे होते हैं, छोटे से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो आपकी भाषा और ज़्यादा अच्छी होती रहती है, भाषा का ज्ञान होता है। जितना भाषा का ज्ञान होता है उतनी आपकी समझ भी बढ़ती है फिर बाद में। तो ये बिल्कुल सही बात निकल रही है कि भाषा के साथ समझ भी बढ़ जाती है। ठीक है, विचार भी उसके और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। पर और भी पढ़ लेते हैं 3 ऑप्शंस। इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर डर नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज। आप इंटरेक्शन यानी कि अपने से बड़ों के साथ बातचीत करना, अपने दोस्तों के साथ बैठना बातचीत करना, इसका कोई भाषा पे कोई अफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। अपने से बड़ों के साथ आप बैठेंगे तो वैसे ही भाषा सीखेंगे। ठीक है, अफेक्ट होता है। आपके दोस्त कैसे हैं, उनकी भाषा कैसी है, वैसे ही भाषा आप भी सीख जाएंगे। तो ये गलत हो गया। थर्ड है कल्चर प्लेस अ वेरी स्मॉल रोल इन लैंग्वेज। आपका कल्चर जो है उसका कोई रोल नहीं है, बहुत ही कम रोल है लैंग्वेज में, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके कल्चर के हिसाब से ही आपकी लैंग्वेज भी चेंज होती है। जैसे कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी हरियाणा से आपकी मैच हो जाएगी। ठीक है, और पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाबी, ठीक है, गुजरात के हैं तो गुजराती। ठीक है, तो लैंग्वेज का तो बहुत ज़्यादा रोल है। लास्ट 4th वन है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब एक LAD बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उससे लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन ये नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक अलग डिवाइस है। इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि क्या है LAD। ठीक है, तो इसका उत्तर A है, फर्स्ट वाला है इसका उत्तर। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन सेवरल काउंट्स। अब एक कोलबर्ग थ्योरी थी, उन्होंने जो थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, उसको क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने उसकी आलोचना करी बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना करी इतने लोगों ने। ठीक है, कुछ तो बात रही होगी ना, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या बात थी। चलिए, इसमें है कि कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड ऑफ अराइविंग द थ्योरीज ऑफ फ्रेमवर्क। तो कोलबर्ग ने क्या करा कि ये पहला करा कि डुप्लीकेसी की, उसने पियाजे की थ्योरी की डुप्लीकेसी करी। ठीक है, पहला तो ये बोल रहा है। दूसरा है कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स इन ईच स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग। उसने जब मॉरल रीजनिंग की जो स्टेजेस बताई थी उसको ढंग से व्याख्यान नहीं किया उसने हर स्टेज के बारे में। थर्ड है कोलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेस। कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें चिल्ड्रन यानी बच्चों के बारे में, बच्चों के जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि बच्चे क्या समझे, बच्चे कैसे उसकी थ्योरीज से प्रेरणा लें, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और फोर्थ वन है कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरी ऑन द मेल सैंपल। और यही बिल्कुल सही है कि उसकी जो थ्योरी थी उसमें सिर्फ मेल सैंपल लिया गया, एक मेल का एग्जाम्पल देते हुए उसने अपनी थ्योरी को जस्टिफाई किया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या आती है कि इसकी सिचुएशन फीमेल पे भी लागू होती है, बच्चों पे अलग लागू होती है। तो उसकी जो थ्योरी है ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रही है, क्योंकि अलग अलग इंसान पे अलग अलग
थ्योरी का अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो 4th वन इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आपके 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। सॉल्व पेपर 2016 का सीटेट का पेपर था ये। ठीक है, CDP। ओके, तो इसके बाद हम आगे दूसरा एक सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे और आगे भी मैं आपको कराता रहूँगा। एंड गाइस, इसको सब्सक्राइब पक्का कर लेना चैनल को और वीडियोस को लाइक भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, सी यू।